नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से आज एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 वायु को पढ़ाऊंगा। पढ़ने से पहले एक नज़र इस अध्याय के प्रश्न को देख लेते हैं ताकि प्रमुख पॉइंट हमारे ध्यान में जा सके। अगर यह चैप्टर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, वायुमंडल के बारे में पूछा है। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह पैदा करती है? मौसम किसे कहते हैं? वर्षा के 3 प्रकार लिखें। वायु दाब क्या होता है? इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? वायुमंडल की सबसे प्रमुख परत कौन सी है? वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता है, बढ़ता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाना है, कारण बताना है। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिकतम समय लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रपन की मात्रा घटती जाती है, क्यों? ये हमारे प्रश्न थे इस चैप्टर के। अब हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। वायु, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। हम समझ सकते हैं वायुमंडल हमारे लिए कितना उपयोगी है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। दोस्तों, ये सवाल था, कौन 2 गैसें हैं जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं? तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। अब कह रहे चित्र 4.1 में एक रेखा बनाई गई है जिसके माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसे आप देख सकते हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैस 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ऊपर हम लोगों ने ब्रीथ चार्ट में देखा, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऊपर की चीज़ क्या आप जानते हैं? इसे भी आप एक नज़र देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यही सवाल था, कौन सी वह गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव
पैदा करती है यानी ग्रीन हाउस बनाता है, तो हमारा उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ये याद रखेंगे दोस्तों। बात कर रहे थे नाइट्रोजन की, तो वे सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले पाते, पौधे के बारे में है। इसलिए मृदा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, यानी नाइट्रेट में इसे बदलते हैं, जिससे पौधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें वृक्ष नहीं काटनी चाहिए। वृक्षों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है और यह ऑक्सीजन जीव जंतु एवं मनुष्य द्वारा ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप यानी पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उड़ती है। वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ये कुछ पेपर कटिंग दिए हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, किस प्रकार हमारा वातावरण गर्म हो रहा है, इसे एक नज़र देख लेंगे। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं, सबसे पहला परत है पृथ्वी की सतह के सबसे निचले परत को सौरमंडल, उसके बाद वाले परत को समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वायुमंडल या आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में हम देखते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। याद रखेंगे, ये पूछता भी है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हम बताएंगे 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। यह मंडल हमारे जीने के लिए सबसे उपयोगी मंडल है। मौसम की घटनाएं, सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहासा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। अगला जो क्षोभ मंडल के बाद हमें पढ़ना है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है।
यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ये सवाल पूछता है हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो हम बताएंगे समताप मंडल। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समतल मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाता है। तो सवाल आता है उल्का पिंड जब गिरता है तो कौन से मंडल में समाप्त हो जाता है, तो वही हमारा उत्तर होगा मध्यमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। नेक्स्ट है मौसम एवं जलवायु। आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगा? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य के अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं जलवायु क्या होता है। उसे एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे, आप जानते हैं। इसे आप एक नज़र पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तापमान, अब हम बात करते हैं तापमान की। तापमान क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुमान करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती हैं। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आर्द्रपन कहलाती है। आर्द्रपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी की तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतना गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें
धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं वायु दाब की। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। इससे सवाल पूछे गए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती हैं। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर गमन करती हैं। मैं विस्तार से जब बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कैसे होता है, पवनें कैसे बहती हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा, तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अस्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। दूसरा, मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें, स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समेत। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। चार्ट के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं ये पवनें कब और किस दिशा में बहती हैं। हम लोग इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं। इसके साथ कुछ बचे हुए चीज़ें अगले वीडियो में मैं बता दूंगा और इसके सॉल्यूशन को साथ ही साथ बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।